हेलो गाइज, फिर से एक नई वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी में देखिए तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? तीसरा चैप्टर। उसका नाम क्या है? तो परिवहन। उस चैप्टर का नाम क्या है सो बताइए, परिवहन। ये उस चैप्टर का हम लोग क्या करने वाले हैं? तो ऑब्जेक्टिव। ये उस चैप्टर का हम लोग क्या पढ़ने वाले सो बताइए, ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव ना 4 बुक को मिला करके बनाया गया है। कितने बुक को मिला करके बनाया गया सो बताइए? तो 4 बुक को से ऑब्जेक्टिव लेकर के बनाया गया है। वो बुक का नाम क्या क्या है सो बताइए? तो एमबीडी से इस क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है, भारती भवन से, एनसीईआरटी से, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक से। इतना बुक को लेकर के ना, इतना बुक से क्वेश्चन लेकर के ना, ये क्वेश्चन को क्या किया गया सो बताइए, तैयार किया गया है। हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सो बताइए हम सबसे। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पादप में, किसमें सो बताइए? तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? पादप। पादप कहने का मतलब होता है, पादप कहने का मतलब क्या होता है? पौधा। पौधा में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। तो जाइलम पौधा में, जाइलम क्या चीज़ के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो वो जल का वहन के लिए। किसके लिए सो बताइए? तो जल का वहन के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है? देखिए पानी और घुलित खनिज का पौधों में क्या करना है? स्थानांतरण। स्थानांतरण करने मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना। ये किसके द्वारा होता है सो बताइए? तो जाइलम नलिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सो बताइए आप लोग? तो जाइलम नलिका द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम सबसे कि जल, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? जल तथा घुलनशील, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? तो जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? क्या कहा जा रहा है फिर से समझिए। कहता है जल और घुलनशील लवण को मूल डोम से, मूल डोम कहने का मतलब जड़, जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को, ये क्रिया जो होता है पहुंचाता है, तो किस क्रिया द्वारा संपन्न होता है? तो ये जाइलम ऊतक द्वारा। किसके ऊतक द्वारा? कौन सा ऊतक द्वारा होता है सो बताइए? जाइलम ऊतक द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हम सबसे? तो अगला पूछा जा रहा है कि जल एवं खनिज, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? जल एवं खनिज लवणों का परिवहन, जल, क्या पूछा जा रहा है? तो जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? देखिए जल एवं खनिज लवण जब ये पूछे तो वो कह देंगे ये किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? तो जाइलम ऊतक द्वारा। किस ऊतक? कौन सा ऊतक सो बताइए? जाइलम ऊतक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं ना फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम ऊतक में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, खाद्य पदार्थ, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? खाद्य पदार्थों का परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? तो देखिए जब ये खाद्य पदार्थ पूछे ना तो फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है, और जल और खनिज लवण पूछे ना तो वो जाइलम ऊतक हो जाएगा। कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? कौन है जो संवहन ऊतक है? तो देखिए जाइलम भी और फ्लोएम भी, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? तो संवहन ऊतक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? संवहन ऊतक, जाइलम और। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्लोएम ऊतक द्वारा, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो देखिए फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का परिवहन वो किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है सो बताइए? तो सुक्रोज के रूप में होता है। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है कि फ्लोएम में, किसमें? तो फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे के में किस भाग में होता है? क्या कहा जा रहा है सो बताइए? पूछा जा रहा है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है सो बताइए? तो फ्लोएम में ना खाद्य पदार्थ का, तो फ्लोएम में तो ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन किधर किधर होता है? ऊपर भी और नीचे भी होता है, दोनों ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो अगला पूछा जा रहा है कि पौधों में, किसमें? तो पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? वही ऊपर का, पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण तो सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है सो बताइए? सुक्रोज में। या पूछे फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन, तब भी क्या कहेंगे? जैसे फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन पूछे तब भी क्या कहेंगे? सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में कहेंगे सो बताइए? तो सुक्रोज के रूप में कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हम सबसे? तो अगला पूछा जा रहा है कि एक कोशिकीय, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, तो किसके द्वारा होता है सो बताइए? विसरण द्वारा। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये ना तरल संयोजी ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है सो बताइए? तो तरल संयोजी ऊतक है। अगला पूछा जा रहा है, मनुष्य के हृदय में कितने विषम होते हैं?
क्या पूछा जा रहा है, मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो कितने होते हैं सो बताइए, 4 ठो। कितने होते हैं? 4 ठो होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हम सबसे? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एकोसिकीय, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए कि एकोसिकीय पौधा में, एकोसिक पौधा जैसे में कौन कौन है? एकोसिक पौधा तो कलेमाइडोमोनस है, यूग्लिना है, अब बहुकोशिक है, एवं और क्या बहुकोशिक है। जैसे बहुकोशिक की बात करें तो शैवाल में, इसमें ना ये सब पदार्थ में परिवहन किसके द्वारा होता है सो बताइए? एकोसिक पौधा बहुकोशिक पौधा में परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा होता है सो बताइए? तो विसरण द्वारा होता है। किसे संवहन बंडल भी कहा जाता है? किसे संवहन बंडल भी कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं संवहन बंडल सो बताइए? तो जाइलम और फ्लोएम को। किसको बोलते हैं सो बताइए? तो जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं हम लोग? संवहन बंडल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? किसे जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं? अगर संवहन बंडल पूछे तो जाइलम और फ्लोएम कह देंगे, और जल संवाहक ऊतक पूछे तो जाइलम कह देंगे। क्या कह देंगे सो बताइए? जाइलम बोल देंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा रहा है हम सबसे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना किसमें होती है सो बताइए? तो पत्तियों में होती है। किसमें होती है? पत्तियों में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? तो शारीरिक क्रिया है। कैसी क्रिया है सो बताइए? तो शारीरिक। कैसी क्रिया है? तो शारीरिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो हम सबसे पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? अगला पूछा जा रहा है कि कौन लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है? कौन है जो लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है? वो रक्त है। कौन है सो बताइए? रक्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अगला पूछा जा रहा है कि रक्त का पीएच मान होता है। क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है सो बताइए? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसे तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है? किसे तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं सो बताइए? रक्त को। किसको बोलते हैं? रक्त को बोला जाता है तरल संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है हम सबसे? अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है? कौन है जो हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है? तो वो प्लाज्मा है। कौन है सो बताइए? तो प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है? पूछा प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा में क्या क्या होती है सो बताइए? तो देखिए 90% प्लाज्मा में जल रहता है, 7% प्रोटीन रहता है, 3% अन्य कार्बनिक पदार्थ रहता है। तो प्लाज्मा में क्या क्या रहता है सो बताइए? तो प्लाज्मा में 90% जल रहता है, 7% क्या रहता है? प्रोटीन रहता है, और 3% क्या रहता है? अन्य कार्बनिक पदार्थ रहता है। 3% क्या रहता है? अन्य कार्बनिक पदार्थ। अगला पूछा जा रहा है प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन कहलाते हैं। क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन क्या कहलाता है सो बताइए? तो प्लाज्मा प्रोटीन। क्या कहलाता है सो बताइए? प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो देखिए रक्त को थक्का बनाने में कौन कौन मदद होता है? तो देखिए फाइब्रिनोजिन रहता है, फाइब्रिनोजिन, और क्या? प्रोन्थोविन, और क्या? हिपेरिन। तो रक्त को थक्का बनाने में कौन सा मदद करता है सो बताइए? तो फाइब्रिनोजिन रहता है, प्रोन्थोविन रहता है, हिपेरिन रहता है। क्या रहता है? हिपेरिन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है हम सबसे? तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मतलब कि रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं। या तो क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है रक्त को थक्का बनाने में, तो ये तीनों रह सकता है, या दूसरा पूछे तो हम क्या कह देंगे? बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट्स कह देंगे। क्या कह देंगे? बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट्स। अगला क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम सबसे सो बताइए? तो अगला पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कोशिका। क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? तो लाल रक्त कोशिका जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो आरबीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है सो बताइए? तो लाल रक्त कोशिका में ना एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सो बताइए? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? तो अगला क्वेश्चन हम सबसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? अगला पूछा जा रहा है कि किसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है? किसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है? तो किसके कारण दिखता है सो बताइए? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगला पूछा जा रहा है कि किसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं? किसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं? तो किसको हम ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन को। किसको बोलते हैं सो बताइए? हीमोग्लोबिन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि हृदय के वेशमों का संकुचन कहलाता है। देखिए हृदय के एक बार वेशमों का संकुचन होता है, और फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, हृदय के वेशमों का क्या होता है? तो शिथिलन होता है। तो जब हृदय के वेशमों का संकुचन हो ना, तो उसको हम सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं सो बताइए? तो सिस्टोल कहते हैं। वहीं पर अगर हृदय के वेशमों का शिथिलन हो जाए तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? तो डायस्टोल कह देंगे। क्या कह देंगे सो बताइए?
तो डायस्टोल कह देंगे। अगला पूछा जा रहा है कि सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर कहलाता है, सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर के कहलाता है, तो क्या कहलाता है सो बताइए, तो धड़कन कहलाता है। क्या कहलाता है, धड़कन कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हम सबसे सो बताइए, तो पूछा जा रहा है नीलयों के संकुचन से उत्पन्न दबाव कहलाता है। तो देखिए नीलयों को क्या पूछा जा रहा है सो बताइए, तो पूछा जा रहा है हम सबसे क्या पूछा जा रहा है कि नीलयों के संकुचन से क्या पूछा जा रहा है सो बताइए, तो पूछा जा रहा है नीलयों के संकुचन से उत्पन्न दबाव कहलाता है। तो देखिए नीलयों के संकुचन से उत्पन्न दबाव को ना हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। नीलय के संकुचन से जो दबाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। अगला पूछा जा रहा है कि सिस्टोलिक प्रेशर कितने पारे दाब के बराबर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर जो होते हैं ना कितने पारे दाब के बराबर होता है, तो कितने पारे दाब के बराबर होता है सो बताइए, तो 120 mm पारे दाब के बराबर होता है। कितने होते हैं सो बताइए, 120 mm पारे दाब के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, अगला पूछा है कि नीलयों के शिथिलन से उत्पन्न दबाव। वहां पे देखिए नीलय का जो क्या हो रहा था, तो संकुचन से जो दबाव उत्पन्न था उसको हम सिस्टोलिक कह देते थे, और वहीं पर जब नीलय का शिथिलन से अगर जब दबाव उत्पन्न हो तो उसको डायस्टोलिक कह देंगे। क्या कह देंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कह देंगे सो बताइए, डायस्टोलिक प्रेशर कह देंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सो बताइए, अगला पूछा जा रहा है कि सिस्टोलिक प्रेशर कितने पारे दाब के बराबर होता है। तो डायस्टोलिक क्या पूछा रहा है, डायस्टोलिक प्रेशर कितने पारे दाब के बराबर होता है, तो 80 mm पारे दाब के बराबर होते हैं। कितने होते हैं सो बताइए, 80 mm पारे दाब के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का अगर सामान्य स्थिति में हम देखें सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर का अनुपात देखिए तो 120 बटे कितना हो जाएगा सो बताइए, 80। 120 बटे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण से की जाती है। रक्तचाप की माप किससे की जाता है, तो एक विशेष उपकरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दाब मापी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, तो एस्फिग्मो मैनोमीटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एस्फिग्मो मैनोमीटर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, ईसीजी का पूरा नाम होता है। क्या पूछा जा रहा है सो बताइए, तो ईसीजी का पूरा नाम होता है, तो देखिए ई से होता है ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। क्या होता है सो बताइए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियो